दोस्तों, आज हम इतिहास की उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। आज से लगभग 500 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए, जब न मोबाइल था, न इंटरनेट, न जीपीएस और न ही आधुनिक जहाज। फिर भी कुछ साहसी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खुले समुद्र में निकल पड़े। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत। भारत उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध देश माना जाता था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे, मसाले, कपास और रेशम की भरमार थी। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूरोप के बाजारों, महलों और चर्चों तक भारत की समृद्धि की कहानियां पहुंच चुकी थीं। यही कारण था कि यूरोप के लोग भारत आने के लिए बेचैन हो उठे। यूरोपियों के भारत आने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण मसालों का व्यापार था। उस समय यूरोप में काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और जायफल जैसे मसाले सोने के बराबर महंगे बिकते थे। ये मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ दवाइयों और शरीर को गर्म रखने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ये सभी मसाले भारत और पूर्वी देशों से आते थे। दूसरा कारण था पुराने व्यापारिक रास्तों का बंद होना। पहले भारत और यूरोप के बीच स्थलीय व्यापार मार्ग था जिसे रेशमी मार्ग कहा जाता था। लेकिन जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया तो ये रास्ता बंद हो गया। अब यूरोप को समुद्री रास्ता खोजना पड़ा। तीसरा कारण था धन और साम्राज्य विस्तार। यूरोप के देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हर देश चाहता था कि वह सबसे अमीर और शक्तिशाली बने। इस दौड़ में भारत सबसे बड़ा लक्ष्य था। चौथा कारण था धर्म प्रचार। ईसाई मिशनरी भारत जैसे देशों में अपना धर्म फैलाना चाहते थे। यूरोप में इस समय पुनर्जागरण काल चल रहा था। लोग विज्ञान, भूगोल और खगोलशास्त्र सीखने लगे थे। नए नए नक्शे बनाए जा रहे थे, कंपास का उपयोग बढ़ रहा था और बड़े जहाज बनाए जा रहे थे। इसी समय को खोजों का युग कहा जाता है। इसी युग में यूरोप के लोग समुद्री रास्तों की खोज में निकल पड़े। भारत आने वाला पहला यूरोपीय था पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा। वह 20 मई 1498 को समुद्री रास्ते से केरल के कालीकट पहुंचा। कालीकट का शासक जमोरिन था। शुरू में जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन उसके लाए हुए उपहार बहुत साधारण थे, इसलिए राजा खुश नहीं हुआ। फिर भी उसे व्यापार की अनुमति मिल गई। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने समुद्र पर कब्जा कर लिया और भारतीय व्यापारियों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया और उसे पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। गोवा में चर्च बनाए गए और ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। धीरे धीरे पुर्तगाली अत्याचारी बन गए और जनता उनसे नफरत करने लगी। इसी बीच अन्य यूरोपीय शक्तियां भी भारत आने लगीं, जिससे पुर्तगालियों की शक्ति कम होने लगी और उनका पतन हो गया। इसके बाद डच यानी हॉलैंड के लोग भारत आए। उन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। डच मुख्य रूप से मसालों का व्यापार करते थे। उन्होंने पुलिकट, नागपट्टनम और कोचीन जैसे स्थानों पर अपने केंद्र बनाए। लेकिन वे भारत में राजनीतिक शक्ति नहीं बना सके और अंग्रेजों से हार गए। धीरे धीरे उनका भी पतन हो गया। अब बारी आती है अंग्रेजों की। 1600 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति दी। 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। इसके बाद उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति लेने के लिए सर थॉमस रो को उसके दरबार में भेजा। जहांगीर से उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल गई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने मद्रास, बंबई और कलकत्ता में अपने बड़े केंद्र स्थापित कर लिए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था। इस युद्ध में मीर जाफर, जो नवाब का सेनापति था, उसने धोखा दे दिया और युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे दिया। इस गद्दारी के कारण नवाब हार गया और अंग्रेज जीत गए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की सत्ता मिल गई। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को हरा दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए, जिससे वे भारत की आर्थिक सत्ता के मालिक बन गए। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन चुके थे। फ्रांसीसी भी भारत आए। वे 1664 में आए और उन्होंने पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे और कराईकल में अपने केंद्र बनाए। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इन युद्धों में अंत में अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए। डेनमार्क के लोग भी भारत आए और सेरामपुर में बसे, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो सके। यूरोपियों के भारत आने से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू हुई, रेलवे बनी, डाक सेवा शुरू हुई, छापखाना आया और आधुनिक कानून बने। लेकिन इसके साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। अंग्रेजों ने भारत का जमकर शोषण किया। कच्चा माल सस्ते में ले जाकर इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में तैयार माल बनाया और महंगे दामों पर भारत में बेचा। इससे भारतीय उद्योग बर्बाद हो गए। लोग गरीब होते चले गए और बेरोजगारी बढ़ गई। अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीयों में गुस्सा भर गया। धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ।
1857 की क्रांति हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई, गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन चला। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अंत में हम यही कह सकते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन व्यापार के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वे शासक बन बैठे। इतिहास हमें ये सिखाता है कि जो अपनी ताकत भूल जाता है वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। इसलिए हमें अपने इतिहास से सीख लेकर अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहिए। मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया। इस हार के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पकड़कर बेरहमी से मरवा दिया। बंगाल की सत्ता अब पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेजों ने अपने वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के पास ही रही। मीर जाफर केवल नाम का नवाब था, असल फैसले अंग्रेज अधिकारी ही लेते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने मीर जाफर से अपनी शर्तें मनवानी शुरू कर दीं। वे उससे भारी रकम वसूलते थे। बंगाल का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। मीर जाफर जब अंग्रेजों की बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पाया तो अंग्रेज उससे नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम एक समझदार और साहसी शासक था। उसने अंग्रेजों की चालाकी को समझ लिया था। उसने अपने राज्य की सेना को मजबूत किया और टैक्स व्यवस्था में सुधार किया। सबसे बड़ा फैसला ये था कि उसने अंग्रेजों को मिलने वाली कर छूट खत्म कर दी। इससे अंग्रेजों को बड़ा नुकसान हुआ और वे मीर कासिम के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया। 1764 में बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन अंग्रेजों की सेना ज़्यादा प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। अंत में भारतीय सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा। बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इस जीत के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इसका मतलब था कि अब इन इलाकों से टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि भारत की आर्थिक सत्ता के मालिक बन गए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया और खुद फायदा उठाया। कहीं संधि की गई, कहीं धोखा दिया गया और कहीं युद्ध करके राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से 4 युद्ध किए। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर था और उसने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया, लेकिन अंत में 1799 में उसे भी हार का सामना करना पड़ा और वह शहीद हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने मराठों को भी हराया और धीरे धीरे पूरा भारत उनके कब्जे में चला गया। अब अंग्रेजों ने भारत का खुलकर शोषण शुरू कर दिया। भारत का कच्चा माल सस्ते दामों पर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। वहाँ फैक्ट्रियों में माल तैयार किया जाता और फिर वही माल महंगे दामों पर भारत में बेचा जाता। इससे भारतीय कारीगर, बुनकर और छोटे उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गए। गांव उजड़ने लगे और लोग बेरोजगार हो गए। किसानों पर भारी लगान लगाया गया। अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। इससे किसान कर्ज में डूब गए। कई जगह भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन अंग्रेज सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में गुस्सा बढ़ने लगा। आखिरकार 1857 में पहली बार पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। इसे 1857 की क्रांति या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। इसके बाद अंग्रेज सरकार सतर्क हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे और मजबूत होता गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरू में ये संगठन अंग्रेजों से सुधार की मांग करता था, लेकिन बाद में यही संगठन आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने लगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन हुए। लाखों लोगों ने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया। लोग जेल गए, लाठियां खाईं, गोली खाए, लेकिन पीछे नहीं हटे। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली।